नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आधुनिक भारत का इतिहास हमने पढ़ना शुरू किया था, जिसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजों का इतिहास। मतलब कि किस प्रकार से अंग्रेज भारत में आए और किस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की स्थापना हुई, भारत में किस प्रकार से इसका प्रसार हुआ, कहाँ कहाँ इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की, क्या दिक्कतें आई, सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वो पहला अंग्रेज कौन था जो भारत आया था। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि पहला यूरोपीय या पहला पुर्तगाली जो वास्को डी गामा था, ऐसे ही मैंने पिछले वाले वीडियो में डचों के बारे में बताया था। तो पहला अंग्रेज जो भारत की भूमि पर बसने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, उसका नाम याद रखिएगा, थॉमस स्टीफंस। थॉमस स्टीफंस जो कि 1579 में गोवा के जेसुट कॉलेज का प्राध्यापक नियुक्त होकर आया था। मतलब कि वो पुर्तगालियों के साथ ही आया रहा होगा। तो भारत में बसने वाला पहला अंग्रेज था, पूछा जाता है तो ध्यान रखना इसको। अगला चीज हम लोग देखते हैं। देखिए, आप लोग जो है अधिकतर पुस्तक या फिर इस टाइप का लेक्चर अगर आप लोग देखोगे ना, तो उसमें ये तो बता दिया जाता है कि ये पहला अंग्रेज था जो भारत आया था। उसके बाद सीधा 1600 जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई वहां से शुरू करते हैं। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से पहले भी अंग्रेजों ने बहुत सारी कोशिशें की थी पूर्वी देशों तक पहुंचने की। तो उस बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा, ध्यान में रखिएगा उसको, कभी कभार जो है परीक्षाओं में पूछ लेता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1582। देखो, 1579 में जो स्टीफंस था वो भारत आया। उसके बाद 1582 में क्या होता है, इंग्लैंड के कुछ नाविकों ने आशा अंतरिक्ष तक की यात्रा की और सागर में पुर्तगालियों के एकाधिकार को भंग किया। आशा अंतरिक्ष जो अफ्रीका का जो दक्षिणी तट है, आशा अंतरिक्ष जो अपना वो था ना, बार्थोलोमियो डियाज जो पुर्तगाल का था, उसने सबसे पहले वहां तक की यात्रा की थी। उसके आगे वो नहीं गया। आगे वास्को डी गामा जो है उसी के नक्शे कदम पर चलता हुआ भारत आया। तो इंग्लैंड के कुछ साहसी नाविकों ने अपने दम पर आशा अंतरिक्ष तक वो लोग पहुंचे और एक तरह से पुर्तगालियों के सागर पर एकाधिकार को भंग कर दिया। हालांकि आगे उनकी हिम्मत नहीं होती है, वहां से वो लोग वापस अपने देश लौट आते हैं। तो ये 1582 में हुआ था। इसके बाद 1583 में क्या हुआ था, 4 लोग जो है ना भारत आए थे थल मार्ग से। ये बड़ी मतलब इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब कि जो अंग्रेज थे ना, वो खोज रहे थे रास्ता किसी तरह से पूर्वी देशों तक पहुंचा जाए, विशेष करके भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया में जो मसालों का द्वीप है वहां तक। ये लोग ना, जितने भी यूरोपीय देश है, वो मसालों के बड़े दीवाने थे। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने डचों के बारे में देखा, काली मिर्च के लिए आए थे सबसे पहले वो लोग। बाद में देखे कि भाई यहाँ तो कपड़ा वगैरह भी अच्छा मिलता है, तो उसका भी व्यापार करने लगे, फिर दुनिया भर की दूसरी चीजों का भी। तो अंग्रेज भी जो है ना, यहाँ से मसाले वगैरह और दूसरी चीजों के लोभ में रास्ता खोजने में लगे हुए थे। लेकिन पुर्तगाली वो तो रास्ता दिखाएंगे नहीं, मतलब कि भैया इधर से जाना है, फिर आगे से राइट लेना है, लेफ्ट लेना है, ऐसा वो तो बताएंगे नहीं ना, क्योंकि उनको पता है अगर बाकी यूरोपीय देश पूर्व में पहुंच जाएंगे तो पूर्व में उनका जो एकाधिकार है वो समाप्त हो जाएगा। तो 1583 में 4 लोग, एक का नाम था फिच, दूसरे का नाम था न्यूवरी, ये दोनों व्यापारी थे। उसके बाद है तीसरा लिड्स, ये जो है ना ज्वेलर था, हीरे जवाहरात ये सब बेचने का काम करता था। उसके बाद स्टोरी, ये एक चित्रकार था। तो ये चारों जो है थल मार्ग से भारत आते हैं, इधर उधर ढूंढते ढांढते। और फारस की खाड़ी में है हरमुज जल संधि, जिस पर पुर्तगालियों का अधिकार था, मैंने बताया था। तो पुर्तगालियों द्वारा हरमुज की जल संधि पर इनको पकड़ लिया जाता है और पकड़ करके गोवा ले आते हैं और गोवा की जेल में इनको बंद कर देते हैं कुछ सालों तक। और जब ये लोग कैद से मुक्त होते हैं ना, तो जो स्टोरी है, जो कि एक चित्रकार था, तो ये पादरी बन जाता है। और जो न्यूवरी है उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लिड्स ये मुगल सेना में चला जाता है। चौथा बंदा, जिसका नाम मैंने बताया था फिच, ये जो है ना बंगाल, बर्मा, मलाया, श्रीलंका की सफल यात्रा करते हुए वापस अपने देश इंग्लैंड लौट जाता है। कब ये इंग्लैंड पहुंचता है, सन माफी चाहूंगा 1991 नहीं है, ये 1591 है। सन 1591 में अपने देश इंग्लैंड चला जाता है और इंग्लैंड वासियों को
पूर्वी देशों में जो भी धन संपत्ति है ना उसके बारे में बताता है कि जो पूर्वी देश है बहुत संपन्न है, वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं और बहुत तरह तरह के मसाले होते हैं, कपड़े होते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें होती है तो बताते हैं। तो अब इनका जो है ना लालच थोड़ा सा बढ़ने लगता है, यार कैसे भी करके रास्ता खोजो, पहुंचना है हमको पूर्वी देशों की ओर भारत में। अब देखिए इसी बीच ना सन 1588 में एक और घटना घटित हुई थी जिससे ब्रिटेन के लोग उत्साहित हुए थे। क्या हुआ था, सन 1588 में अंग्रेजी सेना द्वारा स्पेन के जहाजी बेड़े को परास्त किया गया था। स्पेन जो कि पुर्तगाल का पड़ोसी था और किसी समय स्पेन ने पुर्तगाल को अपना गुलाम बनाया था, हॉलैंड को भी इसने गुलाम बनाया था। मतलब कि ये अपने पड़ोसियों पर जीत हासिल कर रहा है, मतलब थोड़ा शक्तिशाली देश रहा होगा। हालांकि इंग्लैंड भी शक्तिशाली था और इंग्लैंड किसी का गुलाम नहीं था। तो जो इंग्लैंड है ये स्पेन को हरा देता है। तो जो ब्रिटेन की महारानी थी, इंग्लैंड की महारानी जिसका नाम था एलिजाबेथ, तो ये जो है काफी उत्साहित हो जाती है कि हम लोगों ने स्पेन को हरा दिया। देखो एक चीज ध्यान रखना, शुरुआत में ना पुर्तगाल और स्पेन ये दो देश थे जिन्होंने दुनिया के बहुत सारे हिस्सों की खोज की और कई सारे नए नए समुद्री मार्गों की खोज की। तो ये लोग का जो है ना समुद्री व्यापार में शुरुआत में बहुत ज्यादा वर्चस्व था। तो इंग्लैंड को लगा कि हमने स्पेन को हरा दिया, उसके जहाजी बेड़े को हरा दिया, तो हम लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, तो काफी उत्साहित हो जाती है। इसके बाद सन 1599 में एक व्यक्ति जिसका नाम था बेंजामिन वुड, इसके नेतृत्व में जहाजों का एक बेड़ा रवाना हुआ पूर्वी देशों के लिए, लेकिन ये जो है पहुंच नहीं पाता है, इसका अभियान असफल हो जाता है। उसके बाद 1599 में ही जॉन मिल्डन हॉल थल मार्ग से भारत आया। इसके बारे में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। तो जॉन मिल्डन हॉल ये थल मार्ग से आया था, जमीनी रास्ते से, और 7 वर्ष तक भारत में रहा था। और कुछ पुस्तकों में ऐसा भी दिया हुआ होता है कि ये अकबर से भी मिला था, लेकिन अंग्रेजों के लिए किसी प्रकार का कोई व्यापारिक सुविधा प्राप्त नहीं कर सका था। तो ये कुछ थे मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से पहले अंग्रेजों द्वारा पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने या फिर पूर्वी देशों तक पहुंचने का मार्ग खोजने का जो प्रयास किया गया था वो ये है। तो ये एक शुरुआती खाका, मतलब कि देखो उन्होंने कितने प्रयास किए लेकिन हार नहीं माना। इसके बाद फाइनली क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो भारत पे हो गया इनका व्यापार सक्सेस, ऐसा नहीं है, इनको भी बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। तो 31 दिसंबर सन 1600, ये क्या हो गया, माफी चाहूंगा, ये 00 होना था यहाँ पर। तो 31 दिसंबर सन 1600 में लंदन के कुछ व्यापारियों ने एक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम रखा गया, ये इसका नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया। तो ये ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता था। कब इसकी स्थापना हुई, 31 दिसंबर सन 1600 में इसकी स्थापना हुई लंदन के व्यापारियों द्वारा। और ब्रिटेन की जो महारानी थी ना एलिजाबेथ, तो उसने इस कंपनी को चार्टर प्रदान किया। चार्टर का क्या मतलब होता है, आदेश पत्र, आज्ञा पत्र। मतलब कि ठीक है, तुम्हारा जो उद्देश्य है कि तुम जो है पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना चाहते हो, तो हम आदेश देते हैं कि तुम लोग जाओ, और कई सारा अधिकार भी दिया जाता है, ठीक है तुम लोग अपने हिसाब से उधर देख लो जैसा भी है। तो ये तो चार्टर प्रदान किया गया, मतलब आदेश पत्र प्रदान किया गया। उसके बाद अगला पॉइंट याद रखेंगे कि ये जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्णतः स्वायत्त शासी संस्था थी, मतलब कि प्राइवेट कंपनी थी। इससे पहले जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया था वो भी एक स्वायत्त शासी कंपनी तो थी, लेकिन वो सरकार के नियंत्रण में थी। वो भारत में स्वतंत्र रूप से काम करती थी, लेकिन कई मामलों में उसको जो है अपनी सरकार को जवाब देना पड़ता था। जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ऐसा नहीं था, वो पूरी तरह से प्राइवेट कंपनी थी। वो ब्रिटेन की महारानी को टैक्स देता रहा होगा बस, और बाकी जो भी फैसले हैं वो खुद लेता था। प्रारंभ में ये विशेषाधिकार, मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो पूर्वी देशों के साथ व्यापार का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ था, प्रारंभ में केवल 15 वर्षों के लिए दिया गया था, और आगे चल करके 10 मई 1609 में एक नवीन चार्टर के माध्यम से अनिश्चित काल के लिए इसको विस्तारित कर दिया। देखो कई सारे पुस्तकों में क्या दिया हुआ होता है
कि इसको आगे चल करके 20-20 सालों के लिए बढ़ाया गया। हाँ, ये दिया हुआ मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको जो है ना 1609 में एक आदेश पत्र जारी किया गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ अनिश्चित काल मतलब अनलिमिटेड टाइम के लिए उधर व्यापार करने का अधिकार दिया गया। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए जो ये जो कंपनी जो स्थापित हुई ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसके अधिकारियों ने सबसे पहले भूगोल का अध्ययन किया। मतलब कि उन्होंने नक्शा वगैरह बनाया होगा कि हाँ ये है अफ्रीका, ये है आशा अंतरीप, तो यहीं से वो लोग मुड़ते होंगे तो हम लोग उधरी से आगे जाएंगे, इस टाइप से। ये है भारत, ये है इंडोनेशिया, इस टाइप से भूगोल का इन्होंने अध्ययन किया, मानचित्र तैयार किया। इस समय तक ये लोग जो है ना नक्शा वगैरह बनाने की कला सीख चुके थे। और जो भी व्यापार योग्य वस्तुएं थी उनको सूचीबद्ध किया। मतलब कि हमको पूर्व के देशों में जाके करना क्या है, मतलब किस चीज को खरीदना है, कितना खरीदना, ये नहीं कि पूर्व में पहुंच रहे हैं उसके बाद डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये लोग पहले से ही प्लानिंग करने लगे कि कौन सी चीजें खरीदी जा सकती है, किसको खरीदी नहीं जा सकती है। जो कर्मचारी थे उनको विशेष प्रशिक्षण दिया गया। मतलब कि ये लोग जो है पहले से प्री प्लानिंग करके गए थे, पूरी तरह से इन्होंने प्लान किया किस टाइप से कैसे जाना है, क्या करना है, सारा कुछ इन्होंने अच्छे से प्लान किया। और यही कारण है कि इनको काफी सफलता प्राप्त हुई। तो ये था। और उस कि ये लोग, इन लोगों का जो शुरुआती जो मतलब कि शुरुआती जो दल वगैरह रवाना हुआ ना, तो वो लोग क्या करते थे, जितना भी इनको मुनाफा होता था वो आपस में बांट लेते थे। मतलब कि जितने लोग गए हैं ना, तो वही लोग वहाँ मतलब सामान वगैरह खरीदते थे, लाके बेचते थे, और उतने लोग आपस में बांट लेते थे। और ये जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें व्यापारियों का हिस्सा था। जो भी व्यापारी शामिल थे उन्होंने इसमें पैसा लगाया था, जबकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी में हॉलैंड के निवासियों ने पैसा लगाया हुआ था। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कैसे गई। तो अधिकतर हमको क्या पढ़ाया जाता है कि 1608 में जो अपना हॉकिंस था वो पूर्व की ओर गया, मतलब कि भारत गया। हालांकि ये सही है, 1608 में ये गया था, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ये पहली यात्रा नहीं थी। इससे पहले भी उन्होंने 2 बार पूर्व की ओर यात्रा की थी। देखते हैं उसको। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम जल यात्रा फरवरी 1601 में 5 जनपदों, माफी चाहूंगा ये जहाज है, 5 जहाजों के साथ जेम्स लंकास्टर पूर्व की ओर आया। कौन? जेम्स लंकास्टर। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यक्ति जिसने आशा अंतरिप को पार करते हुए कहां आया, ये पूर्व की तरफ आया, भारत नहीं आया था, ये ध्यान रखेंगे। हालांकि भारत भी पूर्वी देश है, पूर्व में स्थित है, लेकिन ये भारत नहीं आया। ये कहाँ गया? मसालों के द्वीप में। मसालों का द्वीप जिसे पुंज कहा जाता था, मतलब कि आज का जो इंडोनेशिया है, मलाया है, मलक्का है, उस तरफ ये गया। हाँ, लंकास्टर। लेकिन इसको वहां सफलता नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि ये 1601 में निकला तो था, लेकिन पहुंचा कब, देर से पहुंचा होगा। तो इससे पहले ना वहां डच पहुंच चुके थे, तो इसको वहां उतनी सफलता नहीं मिल पाई। इसके बाद कंपनी की दूसरी जल यात्रा 1604 में जॉन मिल्डन हॉल ने नेतृत्व किया था, और ये पूर्व की ओर आता है। ये भी उधरी जाता है मसालों के द्वीप की ओर, इंडोनेशिया की तरफ। लेकिन जो डच थे ना, वो थोड़े से उस तरफ जो है स्ट्रांग हो चुके थे। देखो डचों का क्या था, उनके पास प्रारंभ में जो पूंजी जमा हुई थी ना, मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में 65 लाख रुपए इकट्ठा हुआ था, तो बहुत बड़ी रकम थी। तो उनके पास पूंजी वगैरह बहुत थी, और शुरुआत में ना वो थोड़े से ज्यादा स्ट्रांग थे अंग्रेजों की तुलना में। हालांकि अंग्रेज भी स्ट्रांग थे, लेकिन अंग्रेज जो है वहां इनसे फालतू में उलझना नहीं चाहते थे, वापस आ जाते हैं। हालांकि थोड़ा बहुत वहां से सामान ये लोग लेकर के आते हैं, मुनाफा होता है, लेकिन डचों की तुलना में इनको अधिक मुनाफा नहीं होता है। क्यों? डच वहां पर थोड़े से ज्यादा एक्टिव थे, ये लोग थोड़े से कम, ये हम बोल सकते हैं। तो डचों को भी फायदा हुआ, डचों को ज्यादा फायदा हुआ वहां से। देखो ये जो डच थे ना, ये 1602 में इन्होंने कंपनी स्थापित की थी, और उसी के बाद ये लोग जो है निकल पड़ते हैं इंडोनेशिया की तरफ, और 1605 में ये लोग भारत आ जाते हैं। तो उस तरफ निकले, और इन्हीं के पीछे पीछे अंग्रेज भी गए। तो डचों को ज्यादा फायदा हुआ वहां से, और अंग्रेजों को कम फायदा हुआ। तो अगली बार, मतलब कि तीसरी बार जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग पूर्व की ओर जाते हैं, तो वो इंडोनेशिया न जा करके कहां जाते हैं? भारत में। ये भी एक तरह से डचों का ही अनुसरण हम लोग कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो डच थे वो लोग 1605 में कहां गए? अपना भारत में गए, और वहां उन्होंने फैक्ट्री वगैरह स्थापित कर दी। तो चलो भारत ही चलते हैं हम लोग भी। तो अंग्रेज भी जो है भारत चल देते हैं। कब? अपनी तीसरी यात्रा, मतलब कि 1608 में। और इस बार इनका नेतृत्व कौन कर रहा था? कैप्टन हॉकिंस।
कैप्टन हॉकिंस ये नेतृत्व कर रहा था। और कैप्टन हॉकिंस को ना ब्रिटेन का जो सम्राट है, जो जिसका नाम था जेम्स प्रथम। देखो, इस समय तक ना जो ब्रिटेन का जो सम्राट था वो चेंज हो चुका था। पहले एलिजाबेथ थी, अब कौन है? जेम्स प्रथम। तो वो उसके राजदूत के रूप में ये जो है हॉकिंस, भारत में इस समय मुगलों का शासन था, तो मुगल दरबार में ये उपस्थित होता है अपने सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में, राजदूत के रूप में। तो हॉकिंस जो है कहाँ पहुंचता है? मुगल दरबार में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैप्टन हॉकिंस, जिसको बोला जाता है पहला अंग्रेज जो समुद्री रास्ते से भारत आया था। हालांकि इससे पहले वो सब आए थे, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यक्ति जो भारत आया था वो कौन था? ये हॉकिंस था। इससे पहले के जो 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 दो दल भेजे गए थे ना, दो समुद्री यात्राएं हुई थी, वो इंडोनेशिया तक हुई थी। तो कैप्टन हॉकिंस ये मुगल दरबार में पहुंचता है। कौन था मुगल बादशाह इस समय? मैंने बोला ये 1608 में आया था भारत। तो 1608 में ये लोग पहुंचते हैं और 1609 में ये मुगल दरबार में पहुंचता है। इस समय कौन था बादशाह? तो जहांगीर। अकबर की डेथ हो चुकी थी। कुछ पुस्तकों में ना ऐसा लिखा जाता है कि जो ब्रिटेन का सम्राट था उसने अकबर के दरबार में भेजी थी, लेकिन उस टाइम पे जो कोई खबर है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर देर से पहुंचती थी। मतलब वो लोग जानते थे कि भारत में अकबर नाम का कोई शासक है, शासन कर रहा है, बड़ा ही योग्य है, महान शासक है, इस टाइप से। तो अकबर को जानते थे, तो उनको लग रहा था कि अकबर ही शासक होगा, लेकिन अकबर की डेथ हो चुकी थी 1605 में। ऐसा कुछ पुस्तकों में लिखा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। मतलब वैसे तो पूछेगा नहीं। तो देखते हैं कैप्टन हॉकिंस के बारे में। कैप्टन हॉकिंस फारसी भाषा का जानकार था, फारसी जानता था। कुछ पुस्तकों में ना फारसी के स्थान पर तुर्की दिया हुआ होता है कि जो कैप्टन हॉकिंस है वो तुर्की का जानकार था। जो भी हो, लेकिन मुझे लगता है ये फारसी का ही जानकार रहा होगा, क्योंकि फारसी उस समय काफी चलता था और मुगलों की राजकीय भाषा भी फारसी थी। तो इसको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा मुगल दरबार में, खुद ही बात किया होगा। मतलब कि कोई मीडिएटर नहीं रहा होगा, मतलब दुभाषिया जो लैंग्वेज ट्रांसलेट करे, इसने खुद ही सब कुछ मैनेज किया होगा। तो फारसी भाषा का जानकार था। ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के दूत के रूप में मुगल दरबार में आया था। 1609 में मुगल दरबार पहुंचा। देखो, 1608 में ये भारत पहुंचता है सूरत बंदरगाह में। और इसका उद्देश्य क्या था? सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करना, मतलब कि फैक्ट्री स्थापित करना। कहां पर? सूरत में। अब देखो, सूरत में पहले से ही पुर्तगाली जमे हुए थे, तो पुर्तगाली बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ये लोग जो है यहां पर आके बस जाएं, यहां पर आके जम जाएं, हमारा तो पूरा चौपट हो जाएगा। और पुर्तगालियों ने हॉकिंस को आगरा पहुंचने से रोकने का भरसक प्रयास किया। उन्होंने कोशिश किया कि ये जो आदमी है जहांगीर के पास नहीं पहुंचना चाहिए, वहां अगर ये पहुंच गया और कुछ इसको फरमान मिल गया, कुछ अच्छा अच्छा चीज मिल गया, तो हमारा तो बैंड बज जाएगा। तो कोशिश की इसको मुगल दरबार में पहुंचने न देने की, लेकिन जो हॉकिंस है किसी तरह से 1609 में मुगल दरबार में पहुंच ही जाता है। और जो जहांगीर है वो ना इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि कोई दूर देश से आया है हमसे मिलने, दूर देश के राजा ने अपना दूत हमारे पास भेजा है, इस टाइप से। और जहांगीर खुश होकर के इसको इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान करता है। कई बार पूछा गया है किसने किसको इंग्लिश खां की उपाधि दी थी, तो जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को। इसके बाद देखिए, जो जहांगीर था ना उसने इसका विवाह भी करवा दिया। मतलब कि ये जो है ना, जो हॉकिंस, ये लगभग 3 साल तक आगरा में रहा। तो अब 3 साल तक क्या करेगा? तो इसका शादी भी कर दिया, विवाह भी कर दिया आर्मीनिया की एक स्त्री से। इसको ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है ये चीज भी। अगला है, जहांगीर द्वारा इसे 400 का मंच, सॉरी मंच नहीं है ये मनसब है, मंच 400 रुपए का मंच, तो 400 का मनसब प्रदान किया गया। मनसबदारी प्रथा अकबर द्वारा शुरू की गई थी, तो 400 का मनसब दिया गया कैप्टन हॉकिंस को। कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। ये 3 साल तक मुगल दरबार में रहा, यह अपने उद्देश्य में असफल रहा। देखो क्या चाहता था? सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित करना चाहता था, फैक्ट्री बनाना चाहता था, असफल हो गया। क्यों असफल हो गया? हालांकि जो जहांगीर था इससे बहुत प्रसन्न होता है, खुश होता है। जो हॉकिंस था ना उसने जहांगीर को समुद्री कोयला भेंट किया था। वो चीज देख करके जहांगीर बहुत खुश हो जाता है और ऐसा लग रहा था कि हॉकिंस जो भी डिमांड करेगा उसको जहांगीर पूरी कर देगा। लेकिन जो पुर्तगाली थे वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। तो पुर्तगाली क्या करते हैं, मुगल दरबार के दरबारियों को अपने पक्ष में कर लेते हैं, पैसा वैसा देके, जैसा भी है। और हॉकिंस के खिलाफ जो है मतलब षड्यंत्र रचते होंगे, जहांगीर के कान भरते होंगे कि ये लोग अच्छे नहीं है, अंग्रेज लोग, ऐसा वैसा। तो जो जहांगीर जो है ना इसको
जो भी ये डिमांड रखता है उसको पूरा नहीं करता है। तो जो हॉकिंस है वो मुगल दरबार से खाली हाथ लौटा। तो 1612 में ये जो है वापस इंग्लैंड चला जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अंग्रेजों का पुर्तगालियों से संघर्ष क्यों हुआ। तो देखो, ये लोग सूरत बंदरगाह पर आए थे अंग्रेज, और सूरत में व्यापारिक कुटी स्थापित करना चाहते थे। मैंने बताया था कि सूरत पुर्तगालियों के अधिकार में था, मतलब पूरा का पूरा सूरत शहर पुर्तगालियों के अधिकार में नहीं था। सूरत में जो व्यापारियों में जो सबसे बड़े थे ना, जो व्यापार में जिसका पकड़ था, वो पुर्तगाली थे। मतलब कि सूरत काफी बड़ा व्यापारिक केंद्र था, बहुत बड़ा, बहुत ही मतलब संपन्न, वो क्या कहते हैं, बंदरगाह भी था। तो वहां पर व्यापारियों में जो पुर्तगाली हैं उनका काफी दबदबा था व्यापार में। बाकी वहां जो भी शासन है वो तो मुगलों का चलता था, लेकिन व्यापार में किसका कब्जा था, तो पुर्तगालियों का। अब पुर्तगाली ये कभी नहीं चाहते थे कि अंग्रेज यहाँ पर अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित करें और यहाँ पर जम जाए। अगर वो यहाँ जम गए तो हमारा व्यापार जो है चौपट हो जाएगा। तो अब दोनों के बीच संघर्ष होना लाजमी था। तो क्या होता है, सन 1611 में सर हेनरी मिडल्टन को पुर्तगालियों द्वारा ताप्ती नदी के मुहाने पर प्रवेश करने से रोका गया। देखो, ये जो मिडल्टन है ना, मतलब आता होगा, और जो हॉकिंस है वो तो आया ही हुआ था, उसके बाद भी यहाँ पर जो है अंग्रेज व्यापारी आते थे। तो आता ही आ रहा था, तो जो पुर्तगाली है उसको रोक देते हैं, भाई तुम हमारे इलाके में नहीं आ सकते। ताप्ती नदी जो अपना सूरत के पास ही बहती है। उसके बाद 1612 में टॉमस वेस्ट नाम याद रखेंगे, स्वेली होल में कंपनी का जहाज लेकर उतरा। तो जो पुर्तगाली है उस पर आक्रमण कर देते हैं। भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ पुर्तगालियों की पराजय होती है। देखो, पुर्तगालियों को पता था कि ये जहाज लेकर के आ रहे हैं, तो वो लोग जो है पूरा अस्त्र शस्त्र लेकर के तैयार हो जाते हैं, इनको तो मतलब उतरने ही नहीं देंगे, मार डालेंगे। लेकिन यहाँ पर उनका जो खेल है उल्टा पड़ जाता है, उन्हीं के ऊपर भारी पड़ जाता है, पुर्तगालियों की हार हो जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि जब ये घटना हो रहा था 1611 में, जब ताप्ती नदी में उतरने से रोका गया, तो उसी समय जो अपना हॉकिंस है जो कि आगरा में था, तो वो जो है वहां से वापस इस तरफ आ जाता है, सूरत की तरफ। अब 1612 में स्वेली वाली घटना होती है, तो इसको स्वेली का युद्ध बोला जाता है। स्वेली होल, सूरत के पास एक छोटा सा गांव है स्वेली, सूरत जो कि बंदरगाह है, तो नदी वदी कुछ भी होगा ये, तो वहां पर से ये प्रवेश करते होंगे। तो वहीं प्रवेश करते टाइम इनको जो है लड़ाई हुआ था, और इसमें पुर्तगालियों की बुरी तरह से हार हुई थी। जब ये घटना घटित होती है, जहांगीर को जब पता चलता है कि जो पुर्तगाली हैं अंग्रेजों से बुरी तरह से हार गए, तो जो जहांगीर है वो अंग्रेजों से प्रभावित होता है, मतलब कि जो पुर्तगालियों को हरा सकते हैं। पुर्तगालियों का ऐसा था ना भारत में उस समय, कि जो पुर्तगाली हैं वो सागर के किंग हैं, ऐसा माना जाता था। एक चीज मैंने नहीं बताया था, जब पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा रहा था, तो जो पुर्तगाली थे ना, उनका पूरा अरब सागर में उन्हीं का चलता था। यहां तक कि जब कभी भी मुगल बादशाह का कोई जहाज अरब सागर में जाता था, हालांकि बहुत कम जाता था, जब भी कोई जहाज जाता था उसमें जो भी सामान होता था, तो उस पर ना पुर्तगालियों का ठप्पा लगाया जाता था। देखो, पुर्तगाली ना अरब सागर से जो भी जहाज वगैरह जाते थे ना, उनसे टैक्स लिया करते थे, टैक्स लेते थे और उसमें ठप्पा लगा देते थे, सील लगा देते थे कि हाँ हो गया। अगर कोई जहाज बिना सील लगाए हुए किसी पुर्तगाली को कहीं दिख जाता था, तो उसको पूरी तरह से लूट लिया जाता था। तो जो भी अरब व्यापारी हों या फिर गुजरात के व्यापारी हों, कहीं के भी व्यापारी हों, पुर्तगालियों से परमिशन लेना पड़ता था कि भाई हम लोग जो है अरब सागर में अपना जहाज लेकर के जाएंगे, हाँ ठीक है, इतना इतना पैसा पटा दो, और वो लोग फिर जो है उनके में लगा देते थे कि हाँ भैया इनका पैसा वैसा चुकता हो गया है। तो ये चीज ना मुगलों को भी देना पड़ता था, मतलब कि जो अकबर है वो पैसा भले नहीं देता था, लेकिन चिपकाना पड़ता था, लगाना पड़ता था कि पुर्तगालियों ने इसको जो है कर लिया है, मतलब जो भी टैक्स वैक्स देने का। हालांकि पैसा नहीं देते रहे होंगे, इतना तो मान रखते ही रहे होंगे। तो इनका काफी दबदबा था पानी में, हालांकि थल में ना, जमीन में ये लोग कुछ नहीं कर पाते थे, बेकार थे बिल्कुल। तो जल में ये लोग काफी, मतलब जल में बिल्कुल राजा थे जल के। तो ये चीज जो है भारत के लोग जानते थे। अब अंग्रेजों ने इनको हरा दिया, तो जहांगीर बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है, अरे भाई इन्होंने पुर्तगालियों को हरा दिया, तो कुछ तो बात है। तो जो जहांगीर है वो फिर हॉकिंस जो डिमांड लेकर के गया था उसको पूरा कर देता है। ठीक है, आप लोग सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करो, हम परमिशन देते हैं। तो सूरत में जो है व्यापारिक कोठी स्थापित होती है, कब? 1613 में। अब यहाँ पर एक समस्या है, मतलब यहाँ समस्या
समस्या नहीं है। परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि अंग्रेजों द्वारा भारत के किस स्थान पर पहली व्यापारिक कोठी या पहला कारखाना या पहला फैक्ट्री स्थापित किया गया। ऑप्शन सूरत देता है, बच्चे सूरत लगा देते हैं, आंसर गलत हो जाता है, मतलब कि जो भी विभाग परीक्षा ले रहा है वो इसको गलत कर देता है। देखिए क्या था कि सूरत में जब फैक्ट्री स्थापित हुई 1613 में, उससे कुछ समय पहले, सूरत से पहले अंग्रेजों ने दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम नामक स्थान पर 1611 में फैक्ट्री स्थापित किया। अब देखो, जो हॉकिंस था अकेला तो नहीं आया था, बहुत सारे लोग आए रहे होंगे और उसके बाद भी दूसरे जहाज आते थे, मतलब कि आते ही रहते थे। तो जब हॉकिंस आगरा में था, लगा हुआ था जहांगीर की चिरोरी करने में कि भैया मान जाओ, सूरत में हमको कोठी खोलने दो, लेकिन जहांगीर मान नहीं रहा था, पुर्तगाली दबाव बनाए हुए थे। तो इसी समय दूसरा दल आया जो कि दक्षिण में आया, और जो दक्षिण मतलब जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दक्कन वक्कन उस तरफ जो है ना, मुगल अभी उतने सक्रिय नहीं थे जहांगीर के टाइम पर। बाद में शाहजहां, फिर उसके बाद औरंगजेब, वो लोग फिर पूरी तरह से दक्षिण को जीत लेते हैं, लेकिन इस समय तक दक्षिण में जो है, सुदूर दक्षिण में जो मुगल है वो पहुंच नहीं पाए थे। तो वहां छोटे छोटे राजा वाजा थे, तो उन लोगों से इन्होंने परमिशन ले लिया होगा, और 1611 में मछलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री इनकी स्थापित होती है। तो कायदे से देखा जाए तो इनकी जो पहली फैक्ट्री है ना, ये मछलीपट्टनम में शुरू हुई थी, मछलीपट्टनम में स्थापित हुई थी 1611 में। लेकिन सूरत वाला जो मामला है ना, वो 1608 में शुरू हुआ था। तो कई सारी पुस्तकों में सूरत की फैक्ट्री कब स्थापित हुई, तो 1608 दे दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है भाई। 8 में तो वो लोग कोशिश कर रहे थे, जिसमें वो लोग नाकाम हो गए। बाद में स्वेली का जब युद्ध जीता, तो उसके बाद उनको वहां परमिशन मिला, 1613 में फिर वो बना। तो ये चीज को ध्यान रखेंगे। और कभी दक्षिण भारत पूछे कि दक्षिण भारत में सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ, तब आपको लगाना है मछलीपट्टनम, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। वहीं अगर पूछा जाए कि मुगल साम्राज्य के किस हिस्से में पहली बार अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की, तो वहां आपको सूरत लगाना है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से लगभग ये लोग जो है सेट हो जाते हैं। इसके बाद सर थॉमस रो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सर थॉमस रो ये भी जो है ना, ब्रिटेन का जो सम्राट था जेम्स प्रथम, उसके राजदूत के रूप में भारत आया था। सन 1615 में मुगल दरबार में गया था। इस समय जहांगीर वहां का शासक था, मतलब मुगल साम्राज्य का शासक था। अब ये जो है ना, मुगल बादशाह से व्यापारिक व्यवसायिक संधि करना चाहता था। यहाँ क्या लिख दिया, अच्छा, व्यापारिक व्यवसायिक संधि, मतलब कि ब्रिटेन और मुगलों के बीच में एक अलग से व्यापारिक संधि, उसमें बहुत सारी बातें थी, लेकिन जहांगीर जो है ना, इसको स्वीकार नहीं करता है। नहीं भैया, मैं इसको नहीं मान सकता। और जो थॉमस रो था, वो लगभग वहाँ 4 वर्ष तक रहा था, 1615 से 1619 तक। और इस बीच उसने अपने आप को वहाँ काफ़ी प्रभावशाली बना लिया था। नूरजहां के भाई आशफ खां, उसके साथ इसने घनिष्ठ मित्रता कर ली थी, आशफ खां के साथ। इसके बाद वो जो है ना, खुर्रम जो आगे चल करके शाहजहां के नाम से बादशाह बना, जो कि गुजरात का सूबेदार हुआ करता था कुछ समय के लिए। तो जिस समय ये गुजरात का सूबेदार था, तो जो अपना थॉमस रो है उसके पास जाता है और इससे कुछ व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने में सफल हो जाता है। तो जो खुर्रम है ये बोलता है ठीक है, आप लोग सूरत में करो व्यापार। इसके बाद भड़ोच है, ये भड़ाऊ हो गया है, पता नहीं क्या हो गया। तो भड़ोच में भी इनको बोल देता है वहां से व्यापार करो। अहमदाबाद में भी परमिशन मिल जाता है, आगरा में भी परमिशन मिल जाता है। तो थॉमस रो 1619 में वापस इंग्लैंड जाता है, और उसके वापसी तक ना भारत में मछलीपट्टनम, सूरत, भड़ोच, अहमदाबाद और आगरा, यहाँ पर अंग्रेजों ने अपनी कारखाने स्थापित कर लिए थे, और लगभग अब वो जो है ना भारत में अच्छे से व्यापार करना शुरू कर दिए थे। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार आगे अपना क्या कहते हैं प्रसार किया। तो देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रचार नहीं है, ये प्रसार है, माफी चाहूंगा, ये प्रसार है, क्या का क्या हो जाता है, सॉरी। तो देखते हैं सबसे पहले चेन्नई। आज का जो चेन्नई है तमिलनाडु की राजधानी, ये अंग्रेजों द्वारा बसाया गया था। देखो कैसे, तो 1639 में दक्षिण भारत के चंद्रगिरी के स्थानीय राजा से कुछ जमीन खरीद ली और वहां फैक्ट्री बनाने की अनुमति प्राप्त कर ली। चंद्रगिरी का शासक, वो जो कि स्थानीय छोटा सा राजा था, उससे बोले भैया हमको थोड़ा सा जमीन चाहिए, तो वो जमीन दे देता है। समंदर के किनारे, बेकार है, मेरा किसी काम का नहीं है, ले लो, तुम लोग वहां फैक्ट्री वैक्ट्री बनाओ, मस्त राज करो, रहो, खाओ पियो, मौज करो, इस टाइप से। देखो उस टाइप के राजा वाजा लोग ना यही सोच रहे थे कि ये लोग क्या कर लेंगे, इनको छोटा छोटा जमीन दे रहे हैं, वहां पर छोटा सा फैक्ट्री बना रहे हैं, उससे क्या मतलब क्या कर ही क्या लेंगे, यही सोच रहे थे। लेकिन धीरे धीरे देखो इन लोगों ने क्या कर दिया। तो अब ये लोग जो है ना यहाँ फैक्ट्री बना लेते हैं। अच्छा, ये जो राजा है ना, वो इनको एक मतलब एक शर्त भी रखता है कि तुम लोग वहां जैसे कि
क्या कहते हैं बंदरगाह वहाँ बनाओगे तो जो भी तुमको इनकम होगा चुंगी वुंगी से, तो उसका आधा पैसा मेरे को चाहिए। तो अंग्रेज मान जाते हैं, ठीक है भैया दे देंगे, कोई परेशानी नहीं है ऐसा। अब देखिए यहाँ पर फिर ये लोग जो है ना फैक्ट्री वैक्ट्री बनाते हैं, फिर किला बनाते हैं। इस किले को बाद में सेंट जॉर्ज दुर्ग के नाम से जाना गया, सेंट जॉर्ज फोर्ट, अंग्रेजी में सेंट जॉर्ज फोर्ट। ये जो सेंट सेंट मतलब क्या होता है, संत, संत जॉर्ज। देखो अंग्रेज जो है ना बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं। हम क्या बोलते हैं अंग्रेज लोग तो मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा मॉडर्न होते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं। उनके कई सारी चीज़ देखो संतों के नाम से होते हैं। संत जॉर्ज किला, ये हिंदी में हम बोलेंगे संत जॉर्ज दुर्ग, जिसको अंग्रेजी में सेंट जॉर्ज फोर्ट कहा गया। यही आगे चल करके बहुत ज़्यादा विकसित हुआ, एक मतलब कि ये बड़े नगर के रूप में विकसित हुआ। और यहाँ पर उन्होंने दुर्ग मतलब किला वगैरह भी बना दिया। आगे चल करके यही क्या कहलाया, मद्रास, फिर कहलाया चेन्नई, जो कि दक्षिण में अंग्रेजों का मुख्यालय था। दक्षिण में जो प्रेसिडेंसी थी ना उसका मुख्यालय था, और आज के समय में भारत के बड़े नगरों में से एक है। तो इस नगर की स्थापना जो है अंग्रेजों द्वारा की गई थी। यहाँ से अंग्रेज भारतीय वस्तुओं को बाहर लेकर जाते थे। देखो भारतीय वस्तुओं, वस्तुओं नहीं यार, यहाँ मेरे ख्याल से ना वस्त्र होना था। दक्षिण में ना कपड़े काफ़ी सस्ते मिलते थे। शुरुआत में तो अंग्रेज ना मसालों के लिए आए थे, वो लोग इंडोनेशिया में चाहते थे कि वहाँ से मसाला मिले, लेकिन वहाँ तो डच वो लोग पैठ बना करके बैठ गए थे। और उसके बाद फिर ये लोग भारत आते हैं, यहाँ पर भी वो लोग मसालों के चक्कर में थे, लेकिन धीरे धीरे देखते हैं कि यहाँ पर तो कपड़े वगैरह भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं, दूसरी कई सारी चीज़ें हैं, तो ये लोग कपड़ा वगैरह भी लेकर जाते थे। तो यहाँ से ये लोग ना कपड़ा बाहर भेजा करते थे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बम्बई। बम्बई जो कि आज की मुंबई है, भारत की आर्थिक राजधानी है मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी, और भारत के सबसे बड़े भारत का सबसे बड़ा नगर है बम्बई। बम्बई जो है अब मुंबई हो गया है, मुंबई। तो बम्बई इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए बम्बई जो है ना पहले पुर्तगालियों के अधिकार में था। पुर्तगालियों ने इस पर अपना अधिकार किया था। ये समंदर किनारे टापू था, बिल्कुल बेकार जमीन था। मतलब कि पुर्तगालियों ने जब इस पर अधिकार किया ना, किसी भी राजा ने कोई विरोध नहीं किया। मतलब क्या उस टापू में ये लोग क्या कर लेंगे, कुछ होता नहीं कुछ नहीं, ऐसा इन्होंने सोचा होगा। अब क्या होता है कि 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह होता है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ। मतलब पुर्तगाल और जो इंग्लैंड है दोनों में वैवाहिक संबंध स्थापित होता है। तो जो पुर्तगाल है, तो पुर्तगाल के जो व्यापारी हैं उन्होंने भारत में एक छोटा सा जमीन हथिया लिया है। तो जो पुर्तगाली सम्राट है ना, वो जो है ब्रिटेन के सम्राट को बम्बई दहेज में दे देता है। मतलब उसको भी लगता होगा चलो दे देते हैं, मेरे किसी काम का नहीं है, इसके भी क्या काम आ जाएगा, ऐसा दे देता होगा ये सोच करके। तो बम्बई का टापू उठा के दे दिया दहेज में। देखो भारत का क्षेत्र, और उसको जो है भारत से कितनों हजारों मीलों दूर बैठे दूसरे देश के लोग जो है उसको दहेज में दे रहे हैं। सोचो ऐसी स्थिति थी उस टाइम हमारे देश की। अब उसके बाद क्या होता है, जो ब्रिटेन का सम्राट है चार्ल्स द्वितीय, अब इसके बम्बई को लेकर के वो करेगा क्या, वहां जाके रहेगा, वहां हनीमून मनाने जाएगा, क्या करेगा। तो ये क्या करता है कि चलो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश की कंपनी वहां पर है, चलो उसको दे देते हैं, उसके काम आ जाएगी। तो ये बोलता है ठीक है भैया तुम लोग ले लो, 10 पाउंड वार्षिक हमको देते रहना। 10 पाउंड वार्षिक कितना होता है आज के समय में, 10 पाउंड लगभग मेरे ख्याल से 800 900 या 1000 रुपए कुछ होता होगा 10 पाउंड। तो सोचो इतने सस्ते में पूरा का पूरा जो बम्बई का जो क्षेत्र है, आज जैसा बम्बई है वैसा नहीं था, टापू था, बिल्कुल वीरान जमीन थी। तो उसको जो है 10 पाउंड वार्षिक में दे दिया गया। किनको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। कब दिया गया, 1668 में। अब जो है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक व्यक्ति का नाम याद रखेंगे, गेराल्ड नाम्बियार। गेराल्ड नाम्बियार, तो वो जो है यहाँ का कर्ता धर्ता बनता है, उसको सौंपा जाता है देख भैया यहाँ तेरे को रहने लायक बनाना है। तो वो फिर जो है ना बम्बई को फिर विकसित करना चालू करता है, मट्टी वट्टी भर के जैसा भी है, तो बम्बई बन जाता है। आगे चल करके ये जो बम्बई है ना अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा केंद्र बन जाता है, अच्छा नगर बन जाता है। आगे चल करके भारत के जो दूसरे व्यापारी हैं वो भी इसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। तो बम्बई इस प्रकार से स्थापित हुआ था, ये हम लोग बोल सकते हैं। और लगभग ना ये 1670-80 के आसपास मेरे ख्याल से इसकी आबादी 40 से 60 हजार तक हो गई थी। मतलब कुछ ही सालों में, जैसे 60-70 में नहीं, उसके लगभग
20-30 साल के बाद मेरे ख्याल से, मतलब 1700 आसपास में, मतलब जो अंग्रेज हैं यहाँ आकर के बसने लगे होंगे, जो भी व्यापारी लोग हैं, सैनिक हैं, यहाँ पर रहते रहे होंगे और यहीं से बाकी तरफ व्यापार करते रहे होंगे। तो लगभग 40 से 60 हजार यहाँ की आबादी थी। और गेराल्ड नाम्बियर का नाम याद रखिएगा, जिसने बंबई को बनाया। अब हम लोग बात करते हैं पूर्वी भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रसार। पूर्वी भारत मतलब कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जिसको सबसे पहले अंग्रेजों ने अपने अधीन किया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है इसको जानना। तो देखिए, अगर पूर्वी भारत की बात करें, पूर्वी भारत में सबसे पहला फैक्ट्री कब और कहां स्थापित किया गया, तो सन 1633 में उड़ीसा के बालासोर में, उड़ीसा में बालासोर, वहां पर सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित की गई अंग्रेजों द्वारा पूर्वी भारत में। पूछा जाएगा, दक्षिण में पूछेगा तो आपको लगाना है मछलीपट्टनम। और मुगल साम्राज्य के किस क्षेत्र में सबसे पहला फैक्ट्री खोला गया, तो सूरत में। भारत के संदर्भ में भी पूछे ना तो मछलीपट्टनम ही सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। उसके बाद पूर्व में पूछे तो बालासोर अथवा उड़ीसा 1633 में। इसके बाद 1651 में बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा की अनुमति पर हुगली में फैक्ट्री स्थापित किया। कब, 1651 में। शाह शुजा ये कौन था, तो ये शाहजहां का बेटा था, औरंगजेब का भाई था, जो कि बंगाल का सूबेदार हुआ करता था। तो इसने परमिशन दी, भैया खोल लो यहाँ फैक्ट्री, शुरू कर दो अपना व्यापार। अब देखिए, एक डॉक्टर था जिसका नाम था ग्रेवियन वांटन। ग्रेवियन वांटन जो कि एक ब्रिटिश चिकित्सक था, शाह शुजा का दरबारी चिकित्सक था। और ये जो है ना, कई बार जो है शाह शुजा को कई सारी बीमारियों से बचाया था। और इस चिकित्सक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 3000 वार्षिक कर के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने का फरमान दिलवाया था। देखो क्या क्या बोल रहा है, इसको समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1651 में हुगली में इनको फैक्ट्री खोलने की इजाज़त मिल जाती है। ठीक है, फैक्ट्री खोल लो। देखो, फैक्ट्री मतलब क्या होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। फैक्ट्री में कोई उत्पादन नहीं होता था, वो एक तरह से गोडाउन के रूप में होता था, जहाँ ये लोग सामानों को एकत्रित करते थे, जो भी माल ये लोग भारत से खरीदते थे। देखो, शुरुआत में ना अंग्रेज हो या डच हो या पुर्तगाली हो, भारत से सामान खरीदते थे, कच्चा माल खरीदते थे, तैयार माल खरीदते थे। और उसको कच्चा माल तो नहीं, तैयार माल ही अधिकतर खरीदते थे, मसाला हो, कपड़ा हो, ये खरीदते थे, जहाजों में लाद करके यूरोप के बाजारों में ले जा करके बेचते थे। जब बाद में यूरोप में वो शुरू होता है ना मशीनीकरण, मशीन जब आ जाता है, तो उसके बाद फिर भारत से कच्चा माल खरीद के ले जाते हैं और यूरोप में, मतलब इंग्लैंड की फैक्ट्रियों में माल तैयार करते हैं, भारत में ला करके उसको बेचते हैं। ये आगे होगा, पढ़ेंगे आगे हम लोग। अभी वो लोग जो है तैयार माल लेके जाते थे, इससे भारतीयों को भी प्रॉफिट होता था। हालांकि कई बार ये लोग लूटपाट जैसी हरकतें भी करते थे, या फिर बहुत ही सस्ते दामों में भी ये लोग लेते थे। तो ये जो डॉक्टर है, ये जो है शाह शुजा को काफी मतलब खुश कर देता है और 3000 वार्षिक कर के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार का अधिकार दिलवा देता है अंग्रेजों को, 3000 वार्षिक कर के बदले। देखो क्या है, मतलब कि जो ब्रिटिश व्यापारी हो या कोई भी व्यापारी, उनको जो है चुंगी देना पड़ता था। किसी भी राज्य में जा रहे हैं तो वहाँ अलग से, वहाँ अलग से, कई बार जो है इनको टैक्स देना पड़ता था। तो ये जरूरी भी है, टैक्स दोगे तो सरकार को आमदनी होगी। आज के समय में भी जो व्यापारी हैं वो टैक्स देते हैं। हाँ, हालांकि टैक्स चोरी भी बहुत होती है। तो अंग्रेजों ने ना, जो राजे वगैरह थे, उनको काफ़ी उनकी क्या कहेंगे खुशामद करते थे, उनके चिरोरी करते थे। और यही कर करके उनको जो है 1651 में, मतलब बंगाल में ये वाला जो पावर मिला ना, कि एक निश्चित राशि दे दो और उसके बदले में जितना चाहे उतना व्यापार करो। जैसे होता है ना कहीं होटलों में, आप एक निश्चित राशि दे दो और जितना चाहे उतना खा लो, उसी टाइप से। तो 3000 रुपये साल में दो और जितना चाहे उतना व्यापार दो, कहीं पर कोई चुंगी वगैरह, टैक्स वगैरह देने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप का इनको फरमान मिल जाता है, किसके द्वारा, बंगाल के गवर्नर या बंगाल का जो प्रशासक था शाह शुजा, उसके द्वारा। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कासिम बाजार जो कि बंगाल में है, पटना जो बिहार में है, और राजमहल जो कि बिहार में है, यहां पर अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। अब देखिए, इन सब क्षेत्रों में उनको कर मुक्त व्यापार का अधिकार मिल गया। बस साल में 3000 देना है और जितना चाहे बिजनेस करो। तो इस प्रकार से ये लोग जो है बंगाल में अपना पैर जमाना शुरू कर देते हैं। ये फरमान याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आएगा। इसके बाद ऐसे ही टाइप का और फरमान जारी किया गया सन 1656 में। इसी टाइप का फरमान, मतलब कि जो अगला कोई आया होगा, मतलब क्या कहते हैं, अगला सूबेदार आया होगा या कुछ हुआ होगा, तो उन्होंने जो है फिर से ये फरमान जारी किया कि हाँ ठीक है, आप जो है
है 3,000 रुपया दो और जितना चाहे उतना व्यापार करो। इसके बाद 1672 शाइस्ता खां जो औरंगजेब का मामा था, वही शाइस्ता खां जो दक्षिण में गया था शिवाजी महाराज को पकड़ने, लेकिन शिवाजी महाराज ने इसको ऐसा लात लगाया कि वहां से भागना पड़ा था इसको, और बाद में औरंगजेब इससे बड़ा क्रुद्ध हो गया कि काम ठीक से नहीं कर पाता है, बंगाल भेज दिया। तो 1672 में ये बंगाल का सूबेदार हुआ करता था। तो इसने भी जो है एक फरमान जारी करके अंग्रेजों को काफ़ी सहूलियतें दी थी बंगाल क्षेत्र में। उसके बाद 1680 में खुद औरंगजेब उसने भी एक फरमान जारी किया अंग्रेजों के लिए कि भैया हम तुमको ये सुविधा दे रहे हैं, आराम से व्यापार करो। लेकिन जो अंग्रेज थे ना वो लोग मतलब थोड़े से खुश होने वाले नहीं थे, उनको और चाहिए था, थोड़ा सा दो और चाहिए, मतलब कि उंगली पकड़ाओ तो पूरा हाथ पकड़ने की फिराक में रहेंगे, ऐसे टाइप के थे। तो आगे क्या होता है, सन 1686 में एक युद्ध हुआ जिसको चाइल्ड का युद्ध बोला जाता है। देखो ये जो युद्ध है ना, बहुत सारी किताबों में नहीं दिया हुआ होता है, कुछ ही किताबों में आप लोगों को मिलेगा। चाइल्ड का युद्ध बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भारतीय इतिहास में, लेकिन इसको जो है भारत के इतिहास से मिटाने की कोशिश की गई है। देखो भारत का इतिहास जो है ना अंग्रेजों ने लिखना शुरू किया और वही चीज़ आज भी चला आ रहा है, हालांकि बहुत सारा सुधार हो भी रहा है। तो चाइल्ड का युद्ध क्या था, देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ। हम जो इतिहास पढ़ते हैं ना तो उसमें प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, हाँ कर्नाटक का युद्ध, उसके बाद मैसूर का युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल बर्मा युद्ध, इस टाइप के युद्ध हम लोग पढ़ते हैं जिसमें अंग्रेज कहीं ना कहीं जीते थे। हालांकि कुछ युद्धों में अंग्रेजों की हालत खराब हुई थी, जैसे कि हैदर अली ने काफ़ी अंग्रेजों को चने चबा दिए थे। उसके बाद टीपू सुल्तान ने हालत खराब कर रखी थी, मराठों ने भी अंग्रेजों की हालत खराब कर रखी थी। तो ये था, लेकिन एक ऐसा समय भी था, मतलब ये सब युद्ध के काफी पहले अंग्रेजों को एक करारी शिकस्त प्राप्त हुई थी। अगर उस टाइम पे ना थोड़ा सा इनके ऊपर और दबाव बनाया जाता शायद ये लोग ना छोड़ छाड़ के भाग जाते। तो ये वही चाइल्ड का युद्ध था। क्या था कि जो अंग्रेज थे ना ये लोग बहुत सारी व्यापारिक सुविधाएं चाहते थे और उसके लिए कुछ कुछ चालें वगैरह भी चल रहे थे। तो ये जो चीजें हैं ना औरंगजेब को बिल्कुल पसंद नहीं आया, औरंगजेब इनके ऊपर चढ़ गया। मैं कोशिश करूंगा चाइल्ड के युद्ध के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊं, जानकारी आप लोगों को देने के लिए इसमें थोड़ा सा बताऊंगा। तो औरंगजेब जो है इनके ऊपर अटैक कर देता है। 1686 में भयंकर युद्ध होता है। जो अंग्रेज है ना उनको बुरी तरह से भागना पड़ता है, ऐसे क्षेत्र में शरण लेना पड़ता है जो बीमारियों का गढ़ था। जो डेल्टा वाला जो क्षेत्र है ना जो हमेशा पानी से भरा रहता है, उस क्षेत्र में इनको शरण लेना पड़ता है। कई लोग तो बीमारी से मर जाते हैं, कईयों को मार दिया जाता है। तो काफी मतलब बुरी स्थिति हो गई थी अंग्रेजों की, लेकिन इसके बाद भी अंग्रेज टिके रहे। कैसे देखते हैं, तो इस युद्ध में हारने के बाद ना कंपनी को अपने व्यापारिक केंद्रों तक से हाथ धोना पड़ा था, जैसे कि सूरत हो गया, मछलीपट्टनम हो गया, जो इनका सेंट जॉर्ज था, बम्बई मुंबई, मतलब सब जो है इनके हाथ से लगभग निकलने वाला था। लेकिन ये लोग जो है ना अंग्रेज, ये औरंगजेब के सामने एकदम नाक रगड़ना शुरू कर देते हैं, जमीन पर लेट करके माफी करते हैं कि भैया माफ कर दो, गलती हो गया, आगे से ऐसा नहीं करेंगे, हो गया बिल्कुल। तो औरंगजेब, देखो औरंगजेब जो है ना, जैसे कि हम भारतीयों में एक है कि हमारे सामने मतलब कोई माफ़ी करे तो हम लोग माफ़ी मांगे तो हम लोग माफ़ कर देते हैं। औरंगजेब भी था तो मतलब भारतीय, हालांकि बाहर से आया था लेकिन इतने सालों तक भारत में रह रह करके वो भी भारतीय ही हो चुका था, तो वो चीज़ थी उसमें भी। तो वो भी जो है उसको माफ़ कर देता है। ठीक है चलो माफ़ कर दिया, तुमको तुम्हारा क्षेत्र वेत्र दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये जो आदमी है चाइल्ड, ये जो चाइल्ड है ना ये अंग्रेजों का जो नेतृत्व करता था, जिसने इस युद्ध में नेतृत्व किया था और सारा ये जो षड्यंत्र वड्यंत्र जो चल रहा था ना उसका नेतृत्व करता था सर चाइल्ड। तो औरंगजेब बोलता है कि मेरे को ये आदमी भारत में नहीं दिखना, इसको वापस इंग्लैंड भेजो तब मैं तुम लोग को माफ करूंगा। प्लस वो बोलता है कि मेरे को 1.5 लाख रुपया हर्जाना चाहिए। तो ये लोग तैयार हो जाते हैं, इसको हम लोग बाहर कर देंगे, यहाँ नहीं रहेगा, और हर्जाने के रूप में 1.5 लाख रुपया भी हम लोग दे देंगे, बस आप हमको माफ कर दो। बिल्कुल नाक रगड़ते हैं, पैरों पर गिरते हैं, ऐसा बताया जाता है। तो औरंगजेब इसको फिर माफ कर देता है और इनके जो भी क्षेत्र वेत्र हैं उन पर जो है फिर से इनका अधिकार दे देता है। तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा और सख्ती बरतते ना शायद ये लोग भारत छोड़ देते, मतलब कि कोशिश करते मेरे ख्याल से, लेकिन कुछ अलग ही हो सकता था। जैसे कि डच वच लोग चले गए, पुर्तगाली लोग सिमट करके रह गए, तो वैसा कुछ हो सकता था। तो ये हुआ था कब, 1686 में चाइल्ड का युद्ध। इसके बाद 1651, अच्छा 51 नहीं है,
91 है। 1691 में क्या हुआ, जो औरंगजेब जिसने कुछ ही साल पहले अंग्रेजों को बुरी तरह से हराया था, उनको क्षमा किया था। अब औरंगजेब क्या करता है, फिर से इनको बुलाता है, इनके बंगाल के सूबेदार के माध्यम से आमंत्रित करता है और फिर से एक फरमान जारी करता है। बोलता है भैया जो पुराना वाला था 3000 रुपया हमको वार्षिक दो और इस क्षेत्र में तुम जो है कर मुक्त व्यापार करो। तो देखो 3000 रुपए, सन 1651 में भी 3000, 1691 में भी 3000, आगे भी 3000 होगा, बताऊंगा मैं कब। तो फिर से इनको जो है फरमान दे दिया जाता है, करते रहो व्यापार, कोई टेंशन नहीं है, बस ऐसी हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब बात करते हैं कलकत्ता के बारे में। 1698 में बंगाल का तत्कालीन सूबेदार हुआ करता था अजीमुशान। तो क्या था कि इस समय ना कुछ मतलब जो जमींदार थे, एक जमींदार था जिसका नाम शायद शोभा सिंह था, तो वो जो है ना बगावत कर देता है, तो उसको जो है खदेड़ दिया जाता है। तो कुछ गांवों की जो सूबेदारी है वो खाली हो जाती है, तो ऐसा बताया जाता है, मतलब ये ऐसा बोला जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, जो अंग्रेज हैं ये बोलते हैं कि हम लोग सूबेदारी ले लेते हैं। तो 3 गांव थे जिनका नाम है सूतानती, गोविंदपुर और कलिकत्ता। कलिकत्ता, ये कलकत्ता हो गया, ये कलिकत्ता या कोलिकाता था। कलकत्ता या कोलिकाता था, सूतानती, गोविंदपुर, कलिकाता अथवा कोलिकाता। ये 3 गांवों की सूबेदारी अंग्रेज अजीमुशान से खरीद लेते हैं। हमको जमींदारी दो भैया, तो 12,000 रुपया मांगता है, ठीक है 12,000 रुपया लो और ये 3 गांव हमको दो। तो इसके ये 3 गांव के ये लोग मालिक बन जाते हैं, यहाँ जो चाहे ये करें, इनकी मर्जी। अब जो है कलकत्ता इनको मिल गया, मतलब ये 3 गांव मिल गया। तो यहाँ पर जो है ना फिर ये लोग इसको डेवलप करना शुरू कर देते हैं। एक व्यक्ति का नाम याद रखेंगे, जॉब चारनाक। जॉब चारनाक ना चाइल्ड के युद्ध में भी था, और ऐसा बताया जाता है कि उस युद्ध में ना जॉब चारनाक ने ही अंग्रेजों की लाज बचाई थी। मतलब लाज क्या बचाई थी, वो तो पूरी बेशरम की तरह, मतलब बेशरमों की तरह वो लोग पूरा जमीन पे लूट लूट करके माफी मांग रहे थे। तो जॉब चारनाक ने ही वहां पर कहीं ना कहीं अंग्रेजों को भारत में वापस बने रहने में वो क्या कहते हैं, मदद की थी एक तरह से। तो जॉब चारनाक वो जो है इस क्षेत्र का, ये जो 3 गांव है ना, इस क्षेत्र का कर्ता धर्ता बनता है और इसको विकसित करना शुरू करता है। और कुछ ही सालों में ये तीनों गांव को मिला करके ये लोग जो है ना एक बड़ा सुंदर सा नगर खड़ा कर देते हैं, जिसको आज हम लोग कोलकाता के नाम से जानते हैं, जो कि पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शहर है और पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो देखो जो बंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है और भी बहुत सारे दूसरे शहर हैं जो कि अंग्रेजों द्वारा बसाए गए थे। आगे देखते हैं फर्रुखसियर का फरमान। तो देखो 1707 में औरंगजेब की हो जाती है डेथ, हाँ, और उसके ठीक 10 साल बाद 1717 में जो अंग्रेज है ना वो मुगल दरबार में पहुंचते हैं फिर से एक बार। देखो वो लोग बार बार जाते थे, भाई देखो हमारे लिए कुछ करो टाइप का। तो ये लोग जो है ना 1715 में एक व्यापारिक मिशन मुगल दरबार में गया। क्यों गए थे, वही कि हम लोग जो है 3000 रुपया वार्षिक दे रहे थे, उस व्यापार कर रहे थे, तो अभी भी उसका कुछ है या फिर कुछ करना है, इस टाइप से। देखो क्या होता था ना कि जब बादशाह बदल जाता था तो फिर बाद में जो अधिकारी होते थे या फिर जो सूबेदार होते थे वो लोग किच करते थे, वो तो भाई पहले वाले राजा ने दी थी, अभी वाले ने थोड़ी दी है, इस टाइप से। तो ये लोग जो है फर्रुखसियर के पास पहुंचते हैं कि इसका क्या हुआ है, अभी भी मतलब वो वाला जो प्लान एक्टिव है या नहीं है, इस टाइप से। तो आते हैं ये लोग और कुछ समय तक रहते हैं। इसमें कौन कौन लोग थे वो पूछा जाता है अक्सर। तो नेतृत्वकर्ता का नाम याद रखेंगे, जॉन सरमन। ये ना कुछ इस टाइप से लिखा जाना था, जॉन सरमन। हालांकि अंग्रेजी में लिखा गया था, इसको सरमन लिखो या सरमन लिखो। जॉन सरमन ये नेतृत्व करता था इस मिशन का। दूसरा आदमी था एडवर्ड स्टीफेंसन। एडवर्ड स्टीफेंसन। एक था विलियम हैमिल्टन जो कि एक सर्जन था, सिविल सर्जन, मतलब कि डॉक्टर था। और एक था ख्वाजा सेहुर्द। ख्वाजा सेहुर्द ये क्या था, ये ना दुभाषिया था, मतलब इनको जो है फारसी नहीं आती थी, इसको फारसी आती थी। तो फारसी जानता था, अंग्रेजी भी जानता था, तो इसको लेके आए थे कि हम जो बोलेंगे वो बादशाह को सुनाएगा, बादशाह जो बोलेगा हमको सुनाएगा। तो ख्वाजा सेहुर्द पूछा गया है कौन दुभाषिया था, कौन डॉक्टर गया था और कौन नेतृत्व करता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला चीज ध्यान रखना है, 1717 वाला। अब क्या था कि ये जो डॉक्टर विलियम हैमिल्टन है, इसने
मुगल बादशाह फर्रुखसियर को एक प्राण घातक फोड़े से निजात दिलवाई थी। मतलब कि उसको कहीं फोड़ा वोड़ा निकल आ रहा होगा, दर्द से बेचारा कराह रहा था होगा, तो जो डॉक्टर हैमिल्टन है उसका इलाज करता है और उसको उस दर्द से, उस बीमारी से निजात दिलवाता है। और इससे जो है ना फर्रुखसियर खुश हो जाता है और 1717 में फिर ये जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कुछ सुविधाएं प्रदान करता है, मतलब कि फरमान जारी करता है और कई सारी सुविधाएं देता है। देखो मुझे ना एक स्टोरी याद आ रही है जो कि मैंने अपने स्कूल टाइम पे पढ़ी थी, और कुछ समय पहले ना मैंने इसको फिर से पढ़ा था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दोबारा जब पढ़ा ना तब मुझे काफ़ी अच्छा लगा और चीज़ समझ में आई थी। वो कहानी का नाम है मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। राइटर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बढ़िया कहानी है। उसमें जो है ना एक आदमी होता है जिसका नाम हीरो जी होता है, वो अपने दोस्तों को कहानी सुना रहा होता है कि किस तरह से मुगलों ने अपनी सल्तनत बख्श दी। कहानी कुछ इस प्रकार से है, मैं यहाँ पर उसको शेयर करना चाहूँगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो कहानी कुछ इस टाइप से है कि कोई अंग्रेज डॉक्टर था जो भारत आता है और किसी मुगल बादशाह के पास या फिर किसी मुगल शहजादे के पास जाता है और उसको जो है ना किसी बीमारी से निजात दिलवाता है, उसको या उसकी बेटी को। तो वो जो बादशाह है या फिर वो जो मुगल शहजादा है बड़ा खुश हो जाता है और डॉक्टर को बोलता है कि मैं तुमसे बड़ा खुश हुआ, तो मांगो क्या मांगो। तो डॉक्टर बोलता है मैं तो डॉक्टर हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस ये जो दवाई है मैं इसको भारत में लाना चाहता हूँ, भारत के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, यहाँ पर जितने भी गरीब वरीब लोग हैं उनमें ये दवाई बांटना चाहता हूँ। वो जो खुश हो जाता है फिर मुगल शहजादा या फिर जो भी है वो खुश हो जाता है, अरे तुम्हारे तो बड़ा नेक विचार है, ठीक है मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मेरे को छोटा सा जमीन चाहिए ताकि मैं अपने देश से इसको लाऊं और यहाँ पर स्टोर कर सकूं, रख सकूं और फिर इधर उधर ले जाऊं। अच्छा ठीक है, इसमें फिर कौन सी बड़ी बात है, तो उसको जमीन दे दिया जाता है, ठीक है तुम जो है यहाँ पर अपना तंबू वंबू गाड़ो और अपना जो भी सामान है ला करके रखो। अब जो है अंग्रेज लेकर के आता है जहाज भर के पूरा सामान वगैरह, दवाई तो नहीं लाता होगा, हालांकि टीना उना पीपा उपा ऐसा लाता है बोल के बताया जाता है, उसमें होता है हथियार गोला बारूद लेकर के आता है और एक बड़ा सा तंबू लेकर के आता है। अब जो है तंबू को गाड़ा जाता है और उसको खींचना शुरू किया जाता है, फैलाया जाता है। वो जो तंबू है रबर का होता है। तो स्टोरी में ये बताया गया है कि अंग्रेज कितने चालाक थे कि वो रबर का तंबू लेकर के आए और उसको खींचते ही चले गए और इतना खींचते चले गए कि पूरा का पूरा जो मुगल साम्राज्य है उस तंबू के नीचे समा गया। मतलब कि वो जो कहानी है, जो चीजें अभी मैंने बताई ना, वो जो शाह सूजा था उसने 3,000 रुपए दो, उसके बाद जितना चाहे व्यापार करो उस टाइप से, उसके बाद फिर शाइस्ता खान ने दिया, फिर औरंगजेब ने दिया, फिर दोबारा औरंगजेब ने दिया, इसके बाद फर्रुखसियर ने दिया। तो ये सबको देख करके ही राइटर ने जो है वो वाली कहानी लिखी थी। मुझे अभी याद आया, मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो कहानी, मेरे पास अभी भी शायद रखा हुआ है, मैं उसको खोज के फिर से पढ़ूंगा ही। आप लोग भी देखिएगा, पढ़िएगा, बड़ा अच्छा स्टोरी है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो फर्रुखसियर द्वारा क्या क्या सुविधाएं दी गई थी उसको हम लोग देखते हैं। तो जो 3,000 वाला जो मामला था ना उसको यथावत रखा गया। मतलब कि पहले औरंगजेब के समय में जो 3,000 वार्षिक के बदले निःशुल्क व्यापार का जो अधिकार दिया गया था उसको बनाए रखा गया। ठीक है भैया, तुम 3,000 रुपया दो, जितना चाहे व्यापार करो, कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, कहीं चुंगी नहीं लिया जाएगा। इसके बाद कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कोलकाता के आसपास की भूमि किराए पर लेने का अधिकार दिया गया। मतलब कि जो ये लोग 3 गांव जो इनको मिला था ना, कोलिकाता, सूतानती और गोविंदपुर, तो उसके आसपास के जो क्षेत्र है वहां से ये लोग किराए पर जमीन ले सकते हैं, वहां पर अपना फैक्ट्री बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किराए पर ले करके, खरीद नहीं सकते, किराए पर ले सकते हैं। उस पर तीसरा बोला गया कि कंपनी द्वारा बंबई होना है, ये पहले बंबई था, तो कंपनी द्वारा बंबई के टकसाल में जारी किए गए सिक्कों को मुगल साम्राज्य में मान्यता प्रदान की गई। देखो जो गेराल्ड नाम्बियार था ना, उसी के टाइम से सिक्के वगैरह चलाना शुरू किया गया था, जो बंबई में चलता था। वहां जो भी अंग्रेज रहते थे या फिर दूसरे भारतीय जाकर जो बसे हुए थे, तो वो लोग उन सिक्कों का प्रयोग करते थे, लेकिन उन सिक्कों को मुगल साम्राज्य में मान्यता नहीं दी हुई थी। फर्रुखसियर बोलता है कि भाई हमारे मुगल साम्राज्य में तुम्हारे सिक्के चलेंगे, अब वैलिड होंगे, तो ये इनको दिया जाता है। उसके बाद चौथा जो सुविधा दी जाती है, सूरत में 10,000 वार्षिक कर देने पर निःशुल्क व्यापार का अधिकार। देखो सूरत जो कि बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था, 10,000 रुपए कोई मायने नहीं रखता था उनके लिए, क्योंकि अगर वो लोग बार बार चुंगी देते रहे ना तो 10 क्या 50-60, जितना मतलब जितना बार वो चुंगी देंगे उतना होगा, बहुत ज्यादा होगा। अब यहाँ 10,000 रुपए साल में देना है और जितना चाहे व्यापार करो, कोई टेंशन नहीं, कहीं पर टैक्स नहीं देना, कहीं पर कोई कर नहीं देना है, कहीं कोई चुंगी नहीं देना है, आराम से आप व्यापार करो। तो 10,000 रुपए देकर, कहां, सूरत में, ध्यान रखेंगे। और वो 3,000 वाला ना इस तरफ पूर्व में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। इसके बाद हाँ इतना ही है।
तो आज का जो टॉपिक है यही समाप्त होता है, लेकिन कुछ और चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। 1717 तक हम लोगों ने देखा। इसके बाद क्या होता है, जो बंगाल है ना, वहाँ पर अंग्रेज अपनी स्थिति को मजबूत करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो मुगल साम्राज्य है अब वो धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हो रहा है। तो अब इस चीज़ को अंग्रेज जान रहे हैं कि मुगल जो है अब कमज़ोर हो रहे हैं, अब टाइम आ गया है कि हमको कुछ करना है। तो अंग्रेज जो है ना क्या करते हैं, जो भी बंगाल के नवाब वगैरह होते हैं, शुरुआत के नवाब ना थोड़े से ठीक ठाक थे, ताकतवर थे, लेकिन धीरे धीरे जो अंग्रेज है ना वहाँ के राजनीति में प्रवेश करते हैं। देखिए ये कैसे घुसे थे, तो आज अगर हमारे भारत की बात करें तो देखिए बहुत बड़े बड़े जो व्यापारी लोग हैं उनका सरकार में नियंत्रण है। ऐसा भी मतलब सुनने को आता है कि वो लोग जो है अपने हिसाब से पैसा वैसा दे करके या फिर अपने पावर का प्रयोग करके कई सारे नियम कानून बनवाते हैं, ऐसा भी बोलते हैं ना, सुनने में आता है। तो उस टाइम पर भी ये चीज़ था, जो बड़े बड़े व्यापारी थे, अब अंग्रेज वो तो व्यापारी ही तो थे ना, तो अब उनके पास पैसा था, व्यापारी थे, बड़े व्यापारी थे, तो उनका जो है राजनीति में या फिर जो बंगाल का जो भी दरबार रहा होगा, जो मुर्शिद कुली खां, आगे हम लोग देखेंगे मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, तो वहां पर वो लोग जो है ना धीरे धीरे नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर देते हैं। हालांकि शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन बाद में फिर वो लोग जो है ना वहाँ राजनीति में घुसते चले जाते हैं और फिर पूरा का पूरा बंगाल ही हड़प लेते हैं। अच्छा, एक चीज मैं बताता हूँ कि ये जो है ना, जो इनको 3000 वार्षिक के बदले में कर मुक्त व्यापार मिला, तो इसका ये लोग ना गलत फायदा भी उठाते थे। क्या करते थे, जो दूसरे व्यापारी जैसे कि पुर्तगाली, वो लोग भी छुटपुट व्यापार करते थे, जो दूसरे भारतीय व्यापारी हैं वो लोग भी व्यापार करते थे। तो क्या करते थे ये अंग्रेज लोग, उनका माल जो है खुद ले लेते थे। मतलब उनको बोलते थे कि तुम्हारा माल हमको दे दो, हम मतलब जहाँ टैक्स पटाना होता था ना, चुंगी उंगी जहाँ देना होता था, तो ये लोग बोलते थे कि तुम्हारा माल हमको दे दो, हमारे माल में हम लोग शामिल करेंगे, तुम्हारा जो है टैक्स देना नहीं पड़ेगा, बस तुम जो है जितना टैक्स दोगे उसका आधा हमको दे देना। तो वो लोग भी खुश हो जाते थे, अगर 100 रुपया देना है टैक्स, इनको 50 रुपया दे दो, अपना 50 रुपया बच जाएगा, तो इनको दे देते थे। तो ऐसे करके ये लोग भ्रष्टाचार करना शुरू कर देते थे। आगे हम लोग देखेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। तो आज का जो वीडियो है यही समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। हालांकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन कई सारी चीज़ें जो है जरूरी थी बताना, और ये आप लोग बताइएगा कि कोई चीज़ छूट गया हो, ताकि मैं उसको अगले वीडियो में जो है ऐड कर सकूँ। तो वीडियो एंड होता है यहीं पर। वीडियो को लाइक करिएगा, जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।